अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क की तारीख में पहली बार जितनी बेकदरी पाकिस्तानी रुपए की आज के दिन हुई है, पहले कभी नहीं हुई। आज एक दिन में रुपए की कदर में 19 रुपए कमी देखी गई है। आज ही फॉरेक्स मार्केट में सारा दिन ब्लड बाथ जारी रहा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क बढ़ता चला गया और ब्लैक मार्केट फलती फूलती रही। जबकि IMF के दबाव के तहत 14 दिन पेशगी बुलाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स में 300 पॉइंट से इजाफा करते हुए पॉलिसी रेट को 20% पर पहुंचा दिया गया है, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और इसकी वजह स्टेट बैंक के अपने मुताबिक एक्सचेंज रेट में कमी, बैरूनी और माली तवाजुन में बिगाड़ और अंदाजों से जायद गैर मुतवक्के महंगाई है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस वक्त महंगाई की शरह 31.5% है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी मजीद महंगाई में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया है। स्टेट बैंक का यह मानना है कि पॉलिसी रेट में इजाफे से महंगाई की शरह काबू करने में मदद मिलेगी। इसकी वजह खाने पीने की अशिया में महंगाई और कोर इन्फ्लेशन दोनों में तवक्को से ज्यादा इजाफा है। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी के बावजूद अब भी कर्ज की अदायगियों तरसीलाते ज़र में कमी के साथ साथ आलमी शरह सूद और मुल्की गैर यकीनी की कैफियत, ज़र मुबादला ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। स्टेट बैंक तवक्को कर रहा है कि IMF मुआहिदे के बाद बैरूनी शोबे के चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी, लेकिन ये वो मुआहिदा है जो अभी तक तय नहीं हो सका। आज इसहाक डार साहब ने एक बार फिर ट्वीट किया कि कुछ गैर मुल्की अनासिर गैर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जो है वो इस तरह के मिलिशियस ह्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ना, ये बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली फॉल्स, बट ऑल्सो बिलाइज द फैक्ट दैट स्टेट बैंक फॉरेस्ट रिजर्व्स हैव बीन इंक्रीज्ड। और साथ साथ डार साहब ने यह भी कहा है कि IMF के साथ नेगोशिएशंस अपने हतमी मरहले में हैं और अगले हफ्ते तक फाइनलाइज हो जाएंगी। ये पहली बार नहीं है जो डार साहब ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में डॉलर 19 रुपए महंगा हुआ है। यही PDM की जमातें इमरान खान के दौर में क्या कहती थी, मुलाहिजा कीजिए। मार्च को महंगाई मार्च होगा। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा। महंगाई मार्च, इसका नाम रद्दुल फसाद होना चाहिए। अवामी मार्च का इब्तिदा आज से शुरू हो रहा है। ये डॉलर को कंट्रोल कर सके ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। टैक्स का तूफान खड़ा कर दिया है। महंगाई की सुनामी में आवाम डूब रहे हैं। एक दिन में 5 रुपए कदर गिर रही है पाकिस्तानी रुपए की। डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। एक महीने से कम अरसा में डॉलर जो है वो 8 रुपए बढ़ गया है। डॉलर जो है वो 104 रुपए से पिछले 50 दिनों में जो है वो 134-35 के ऊपर पहुंच गया है। आज ग्रोथ कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, रुपये डिवैल्यू कर गया, ये उसके असरात हैं। जब रुपए की कीमत 1 रुपया गिरती है, पाकिस्तान के डेट में 105 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। दावे ये थे कि हम बेहतरीन टीम मैदान में उतारेंगे। ये हुकूमत जिसको तजुर्बा नहीं था, जिसके पास टीम नहीं थी, मेरे माबूद आखिर ये तमाशा कब खत्म होगा? चीजें विल सेटल डाउन इंशाल्लाह। उसका इल्म है, अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। डार साहब का वो तशरीफ लाए हैं। डार साहब उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़े तजुर्बाकार आदमी है। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। जब मैं जहाज में मैंने कदम रखा तो उन तमाम स्पेकुलेटर्स को पता आ गया कि ये वापस आ रहा है। मांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जफर पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज एसोसिएशन पाकिस्तान। पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, कल 6 रुपए और आज 19 रुपया मजीद डिवैल्यू हो गया, ये हो क्या रहा है? देखिए जनाब, बात यह है कि जो IMF की जो शराइत रोज़ बरोज़ नई से नई आ रही हैं, उसमें एक शर्त उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका अफगान ट्रेड रेट है बॉर्डर के ऊपर, वो रेट आप अप्लाई करें इंटरबैंक के अंदर, यानी कि आपका जो प्रिवेलिंग रेट है हम समझते हैं वो है। एक्चुअली उन्होंने बात ये की, उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका ग्रे मार्केट का रेट है वही आपका इंटरबैंक रेट है। तो हुकूमत ने उस टारगेट को मीट करने के लिए कल 6 रुपये बढ़ाए और आज 19 रुपये बढ़ा दिए, जिससे कि इंटरबैंक जो है ना 285-86 तक चला गया और ओपन मार्केट 288 तक चली गई। और जिस वक्त उन्होंने ये कंडीशन लगाई उस वक्त 290 का रेट था ग्रे मार्केट में और आज तकरीबन 300 के करीब है, यानी कि वहाँ 10 रुपए बढ़े और यहाँ पे इन 2 दिनों में आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत बढ़वा रही है। और आपके
जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसको उस शर्त को पूरा करने के लिए, जैसा कि आज आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ाया गया IMF की शर्त के ऊपर, जैसा कि मैं समझता हूं कि हुकूमत नहीं चाहती थी बढ़ाना, लेकिन उनको ये बढ़ाना पड़ा। और मजीद अगर उनकी तरफ से और कोई कंडीशंस आएंगी तो वो भी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। सर मगर मिसमैनेजमेंट कहाँ हो रही है? जब से डार साहब ने टेक ओवर किया है, इन 4 माह में 30% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। आप लोगों ने भी कैप हटाने की बात की, ओपन मार्केट में डॉलर का कैप हटाने का ऐलान किया। आप कहते हैं कि वो मुस्बत भी साबित हुआ, इंटरबैंक ने भी कैप हटा दिया, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक मार्केट तो फल फूल रही है, मजीद तवाना होती चली जा रही है। एंड दिस वाज समथिंग वी नेवर हैड टू डील विद। देखिए जनाब, जो ब्लैक मार्केट जो फल फूल रही है उसमें सारा का सारा कसूर हमारी पॉलिसीज़ का है। अगर हम 6 माह पहले चले जाएं तो ओपन मार्केट, इंटरबैंक और ग्रे मार्केट एक होती थी और हम रोज़ का 20-30 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में देते थे। फिर अचानक से गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज किया, आवाम को ख़रीद फरोख्त में बेइंतहा उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट डेवलप हुई और जो बेचने वाला था वो भी ग्रे मार्केट में चला गया और ख़रीदने वाला भी। हमारे काउंटर से जो स्टेट बैंक ने और हमने मिल के 30 साल में एक मार्केट डेवलप की थी, वो अचानक से एक नई मार्केट बन गई। वही काम हुआ जो श्रीलंका ने किया था, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी और उनका जो बिज़नेस था सारा हवाले में चला गया। हमारी जो रेमिटेंसेस थी वो हवाले की तरफ चली गई, हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स वो वहाँ चली गई। फिर इसके साथ साथ एक ये काम हुआ पिछले दिनों कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्टर्स से कहा कि आप अपने तौर पे अपनी पेमेंट्स का अरेंजमेंट करें, तो और लेकिन उनको ये नहीं कहा, कोई उनको विंडो नहीं देगी, कोई ऑफिशियल तरीक़ा नहीं बताया गया, सिर्फ ये कह दिया गया कि आप अरेंजमेंट करें। अगर वो उनको ये कहा जाता कि भाई आप एक्सचेंज कंपनी से ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता और ये ग्रे मार्केट को मजीद फैलने का मौका ना मिलता। सर डार साहब, अमूमी तौर पे हमेशा से ना सिर्फ इंटरबैंक मगर ओपन मार्केट में भी कनेक्टेड रहते हैं। अब ये जिस पॉलिसी के फुकदान का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या मिल बैठ के बात हुई है इस पे? जी इसके ऊपर बात हुई है और मैंने कई दफ़ा तजवीज़ दी कि आप एक्सचेंज कंपनीज़ को $50,000 तक की LCs की पेमेंट दे दें। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम इंटरबैंक में और जो क्रेडिट कार्ड के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और हज उम्रा ज़ियारत के लिए हम तकरीबन डॉलर देते हैं साल के 7-8 बिलियन, और हम मज़ीद 1.5-2 बिलियन का और बोझ उठा सकते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आई कि ये कोई मिसकैलकुलेशन हुई है या कोई मिसमैनेजमेंट हुई है कि इन्होंने ये पेमेंट्स हमारी तरफ डाइवर्ट नहीं की। इनका शायद ख्याल ये था कि अगर हम इधर डाइवर्ट कर देंगे तो ओपन मार्केट और बढ़ जाएगी। ठीक है, ओपन मार्केट पे प्रेशर आएगा, वो बढ़ेगी, लेकिन कम से कम ग्रे मार्केट जितनी तो नहीं बढ़ेगी। और एक जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो भी कायम रहेगा, और जो एक एसेंशियल आइटम्स की जो इस वक्त किल्लत हुई हुई है, दवाएं हैं, दीगर हैं, वो पेमेंट्स तो हम कर सकते हैं। हमारे लिए $500 मिलियन महीने का देना कोई मसला नहीं है, और फिर हम उनका मुकाबला भी कर सकेंगे आसानी से स्मगलर्स का और हवाले वालों का। नहीं तो वो देखिए ना, अब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र पराचा हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज एसोसिएशन पाकिस्तान है। मुकम्मल फुकदान पॉलिसी का मिसमैनेजमेंट और नाअहली करार दे रहे हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते तक भी हम मुस्तहकम होते देख रहे थे रुपए को, मगर एकदम बकौल ज़फ़र पराचा साहब ये हुकूमत की तरफ से IMF की एक शिक के ऊपर ही अमल दरामद करवाया जा रहा है, और वो ग्रे मार्केट जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी अब उससे निजात मुश्किल होती दिखाई दे रही है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे शेख रशीद साहब से। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद, 2 शहरों के संगम पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है और जो मुतवसत तबका है वो यहाँ से आकर ख़रीदारी करता है। एक ऐसे वक्त में जबकि डॉलर जो है उसकी उड़ान बहुत ऊंची है, 285 रुपये पे आज डॉलर पहुंच चुका है और रुपया जो है मुसलसल गिर रहा है। इन हालात में आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और जो मुतवसत तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, ये आज जानते हैं अवाम से।
नवाज शरीफ पे बहुत बेकार हुकूमत है। हमारे बच्चों को, पूरी आवाम को, पूरी पाकिस्तान को सिवाय इन्होंने जलील किया, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। मेरे शौहर वैसे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आटा लेने जाएं वो महंगा है, ना चीनी ले सकते हैं ना पत्ती ले सकते हैं, सिवाय इस हुकूमत ने हमें जलील किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। किसी के घर काम करती हूँ लेकिन उस पर भी मकान का रेंट दें या फिर पीछे बच्चे पालें, बच्चे पढ़ाएं, बहुत मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो घर में काम करके कितनी आमदन? 2 जगह काम करती हूँ, एक जगह मेरी 6000 तनख्वाह, एक जगह सफाई है, वहाँ 4000 तनख्वाह है। तो 10,000 रुपये में पूरा महीना? बहुत मुश्किल है, तभी तो हुकूमत को कोसते हैं दिन रात के, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। कहते तो बहुत कुछ है कि देंगे लेकिन कुछ भी नहीं देते। हम कहते हैं नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क हो। यहाँ पे तबाही पाकिस्तान में तबाही के अलावा कुछ नहीं है, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं करना, ना इमरान खान ने करना है, ना शहबाज शरीफ ने करना है, ना नवाज शरीफ ने करना है। इन्होंने अपनी जेबें भरनी है। 22,000 मेरी सैलरी है, अभी 22,000 में मुझे शहबाज शरीफ या इमरान खान गुजारा करके दिखाए। जो तनख्वाह है वो 25,000 है और महंगाई उसके ट्रिपल गुना ज़्यादा हो गया। हमारा तो अब यही मसला है कि हमारी जो महंगाई है बस ये ख़त्म हो जाए, चाहे वो नवाज शरीफ है या चाहे वो इमरान खान है, जो मर्जियाँ हैं, लेकिन मुल्क के हालात सही हो जाए। दिहाड़ी बन जाती है? बस किधर बंद है, इतना नहीं पूरा होगा, जो अपना खर्चा भी नहीं पूरा होगा, क्या करेंगे। महंगाई हर चीज़ आसमान से ऊपर बात करते हैं। मैम क्या करेगा, ये पेट के लिए कमाएगा, घर के लिए कमाएगा, क्या करेगा। कितनी दिहाड़ी बनती है इसमें? क्या दिहाड़ी 500-600 बनते हम मकाद है। कैसा गुजारा हो रहा है आपका? बस कैसा हो रहा है, 800-900 रुपया दिहाड़ी पानी है तो बस गुजारा होता पे साहब। अच्छा, तो ये दिहाड़ी आप मतलब किस तरह कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं? मांगती हूँ सारे दिन 10 से 20 रुपये मांग के तो 700-800 रुपये गुजारा करती हूँ। निके निके बहन भाई माँ बाप बुट्टा साहब। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात ही बेहतर करे, वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। आवाम की हालत बुरी कर दी है, यकीन माने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लोग तो फिर भी देखें गरीब बंदों को, बेचारे ये रेडी वाले, इनका कैसे गुजारा होता होगा, मजदूरों का कैसे गुजारा होता होगा। मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। काम शाम तो बिल्कुल हालात ख़राब है, क्योंकि महंगाई है। पहले हमारा तकरीबन दिन में 10 गाड़ियाँ निकलती थी, अभी 10 की 10 ही गाड़ियाँ, एक भी नहीं निकली सुबह से, क्योंकि पेट्रोल 272 रुपये लीटर है। अगर एक बंदा गाड़ी लेके जाएगा तो टैंकी 13-14 हज़ार में फुल करेगा, 5,000 रेंट देगा तो 18,000 एक दिन का कोई देते, कोई भी नहीं देते। बहुत हालात ख़राब है। अल्लाह खैर करेगा कि बिल्कुल महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। 20-25 दिन में एक दिहाड़ी लगता है आजकल, ऐसी ही हाल है। तकरीबन 2 महीने हो गए हमारे, 2 महीने में से तकरीबन कम से कम हमने 10 दिहाड़ी लगाया है। इससे पहले जो हुकूमत थी कुछ इनसे ज़्यादा गुजारा अच्छा हो रहा था, ठीक है। अब जो है ये जो है तो इनके आने की वजह से हमारा हालात तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। रोज़ाना मैं इनकी हालत पे रोता हूँ कि या अल्लाह, जो बड़े लोग हैं उनके पास तो बंगले हैं, प्लाजे हैं, वहाँ से किराया आ जाएगा, लेकिन इन बेचारों के पास क्या आएगा। इनके पास तो रोटी भी नहीं है। वो जो इमरान खान ने एक एहसास किया था, एहसास प्रोग्राम के तहत जो हमारे लिए गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए रोटी आती थी, 3 रोटी इमरान खान के दौर में देते थे। अब ये शहबाज गवर्नमेंट की ये जो हालत है हमारे लिए, जो हमारा एहसास है, हमारे लिए 1 रोटी कर दी है। तो आप मुझे बताएं कि मैं इनको 1 रोटी से इन मज़दूरों का पेट भर सकता है? जहाँ तक डॉलर और पेट्रोल बम का ताल्लुक़ है, तो ये नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ ने कहा था कि इमरान खान ने 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया था, तो उस पर उसने कहा था कि ये पेट्रोल बम पे, ये जो अभी रोज़ाना हम मज़दूरों पर बम गिर रहा है, सीमेंट महंगा, सरिया महंगा, क्योंकि सीमेंट के मिले भी इनके, कारखाने भी इनके, सरिये के मिल्स भी इनके, गन्ने के मिले भी इनके, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह से भी शिकायत कर लेता हूँ कि या अल्लाह हम किन जालिमों में फंस गए कि हमारा रोज़गार भी नहीं है। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से ये अपील है, खुदारा घर चले जाएं। ये इस कौम को अब समझ आ चुकी है, जो 75 सालों से आपने लूटा है इस कौम को, वो आपके लिए काफ़ी हो चुका है। 2 महीने में 3 दिन काम करके मैं बच्चों के लिए खिलाया कि नहीं, मैं इधर का हुआ है, गुजारा किधर हो सकता है, कुछ नहीं होता है। तो महीने पे उधर गाँव पे 1200-1300 बिजली का बिल आता है, कहाँ से ला के देगी यार। महंगाई इतनी है कि 1000 में 5 बंदों का कैसे खर्चा चल सकता है। 1000 रुपये में मैं दिहाड़ी कर पे जाऊँ, 1200 रुपये दिहाड़ी है, वो कहते हैं हम खाना भी नहीं देंगे और कुछ भी नहीं, 1200 रुपये देंगे। बहुत मुश्किल हो गया ज़िंदगी, बस दिल करता है खुद खुशी कर ले। अब कोई गुजारा नहीं है, अभी 8वें 7वें दिहाड़ी लगेगी, वो उस पर क्या करे, मंजी बिस्तरा लवे, रोटी खावे, कोई क्या करे, कोई
उसमें से निज़ाम नहीं चल रहा। बहुत ज़्यादा महंगाई है। बहुत, क्या करें, जितने लेके पता ही नहीं चलता, कोई चीज़ आती ही नहीं है तो हम वापस घर चले जाते हैं। इतनी परेशानी बनी है। निवाले छीन के खुद का अपने लिए कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही जाएंगे इंशाल्लाह। आज अगर सब्जी लेने के लिए भी हमें आना पड़ता है तो पहले कम से कम 500 रुपया जेब में डालना पड़ता है। और ये महंगाई का तूफान कब से शुरू हुआ है? जब से इमरान खान साहब की हुकूमत शुरू हुई है और अब तक ये तूफान थम नहीं रहा। मुल्क को लूटा खुद है, खाया खुद है, ठीक है, और हमें कह रहे हैं आप पे टैक्स लगेगा, आप कब बढ़ाएंगे? ये पे करें ना। खाया तो इन्होंने, जरदारी ने खाया, इमरान खान ने खाया, नवाज शरीफ ने खाया, बैंक इनके डॉलर इनके कमरों से निकल रहे हैं और सारे बोझ अवाम के ऊपर। हम क्यों पे करें? ये अपने ऊपर टैक्स लगाएं, अपने पैसे वापस लाएं, हम क्यों दें? बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब मौजूद है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी फरवरी में 48 साल रिकॉर्ड टूट गया है महंगाई का। सर, आम आदमी जिसको आज हम मिल के आए, देख कर आए, उनके तो सड़कों पे रोने और चीखें निकल चुकी हैं। जी, हालात बहुत ही गैर संजीदा है। मैं तो अपने हलके में बैठा ये कह रहा हूँ कि मेरा हलका मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हलके में लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है और मैं उन साहिब हैसियत लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने कब्र पे बोर्ड लगा दिए कि अगर आप कब्र और कफन के पैसे नहीं दे सकते। और मैं चीन का मशकूर हूँ कि आज चीन ने मेरी परेशानियों को कम किया, कि दुनिया से ये अपील किया कि पाकिस्तान की मदद की जाए। और सारी जिंदगी में आज के चीन के जो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तान के हमगीर, संगीन, गंभीर और नागुफ्ता हालात हो रहे हैं, उसमें दुनिया इनकी मदद करे। लेकिन हमारे लीडरों को तो कोई फिक्र नहीं है। कहते हैं 3 का फैसला नहीं है तो 4 का फैसला हो। बाबा, ये मुल्क बचाओ फैसला है और मुल्क बचाओ फैसला इस 17 जजेस का फैसला है और 2 जज जो शामिल ही नहीं हुए बहस में, उसको आप शामिल करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप नौजवानों के लिए एक सबक छोड़ के जाएं और खुदा न खास्ता इन हालात में कोई बड़ा मसला पैदा हो गया तो फिर कोई भी नहीं संभाल सकेगा इस लाकानूनियत को। और यूनिवर्सिटियों में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, मोहल्लों में दूध और दही की दुकानें तक लूटी जा रही हैं और हालात क्या खराब होते हैं। जी, मैं तो सियासत की बहुत ही बुरी हालत देख रहा हूँ। पता नहीं लोग क्या देख रहे हैं। आपका लोगों की हालात, लोगों की नफ्स पे हमेशा हाथ रहता है। इदारे भी अपनी तमाम तर मजबूती जो है वो लोगों से ही लेते हैं। आज अवाम किस तरह पिस रही है, अवाम का जो हाल है, क्या ये इदारे नहीं समझ रहे? क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा? मैं कहूँगा तो बात बहुत दूर निकल जाएगी। मैं अपने हलके में बैठने की पोजीशन में नहीं रहा। मैं जो हालात देख रहा हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं अपने आप पर कोई जुल्म कर लूँ, क्योंकि बड़े बड़े शरीफ ज़ादे, बड़े बड़े सैयद ज़ादे और बड़े बड़े सैयदों के ख़ानदान जो हैं वो परेशानी के जिस आलम में है, मैं उसको किसी को बता नहीं सकता कि क्या हालात हैं लोगों के दवाइयों के पैसे नहीं है। अब आप सोच सकती हैं कि इस मुल्क में इंसुलिन चाहिए, वो कहते हैं जी बोर्ड बाजार में दवाइयाँ हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो ये कर लो जी, पैनाडोल नहीं है। जो कुछ लोगों के साथ बीत रही है, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि इज्तिमाई मेरे मोहल्ले के मीटर उतार के ले गए हैं, सारे के सारे इज्तिमाई मेरी गलियों की लाइटें उतार के ले गए हैं। एक मैंने अस्पताल बनाया, मैंने जिंदगी में पहली दफा सेक्रेटरी, हालांकि मैंने इस सरकारी हुकूमत में कभी किसी को फोन नहीं किया, मैंने हेल्थ सेक्रेटरी को फोन किया कि जितने लोहे का सामान था हॉस्पिटल में लगा हुआ, माँ बच्चा अस्पताल में, लोग आते हैं काट काट के ले जा रहे हैं और बेच रहे हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। अब चोरी का हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। और उस पर ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। खाना जंगी ऊपर से अगर शुरू हुई तो नीचे तक सबसे पहले ये मारे जाएंगे और इनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। मैं इस मुल्क में हैव और हैव नॉट की लड़ाई को बढ़ते हुए देख रहा हूँ, अल्लाह और रसूल के वास्ते। मगर इज्तिमाई दानिश पार्लियामान का नाम है। पेशावर हाई कोर्ट ने आज कहा है कि ये क्या बच्चों का खेल बना दिया है, निकलते हो आते हो निकलते हो। अब एक दफ़ा अगर ये फैसला हो जाए जिसकी तरफ तमाम आवाम देखती है, अपना हक राय दही इस्तेमाल करती है, उस पार्लियामेंट की आज क्या वक़्त है, उसका हुलिया आप सब ने मिलकर क्या बना दिया है? पार्लियामेंट कौन सी पार्लियामेंट, किसकी पार्लियामेंट?
जिस पार्लियामेंट में राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन हो, मैंने खुद लोगों को पैसे लेकर निकलते हुए देखा है और मुंह पे, और उन्हीं लोगों ने फिर निगरान हुकूमतों में ओहदे पाए हैं, वो मैंने उनको पैसे बांटते हुए देखा है। किस पार्लियामेंट का जिक्र कर रहे हैं जी? लोग इस पार्लियामेंट की तरफ देख भी नहीं रहे। हराम है किसी को पता हो कि इस पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। हराम है लोगों को पता हो कि ये पार्लियामेंट कोई उनके लिए कोई जायज कायम करने जा रही है। लोगों को तो ये पता है कि भाई हमारा बिजली का बिल जो है, इस महीने बिजली कटेगी या अगले महीने कटेगी, और फिर हम सारा नेशनल मीडिया ऐसे इशू उठा रहा है जो लोगों का मसला नहीं है कि फैसला 3 का है या 2 का है या 5 का है। बाबा फैसला वेरी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि ये 3 जजों का नहीं, 17 जज, अब तो 15 होंगे इस वक्त, कि 17 या 15 जजेस का फैसला है कि इस मुल्क को बचाने की एक कोशिश की जाए। सब ये बैठे कोशिश कर लें, ये रिजेक्ट हो चुके हैं, इन लोगों के कोई से नहीं है, क्योंकि टीवी में आने से ये नहीं होता कि बड़ा लीडर बन जाता है। अगर टीवी का लीडर बड़ा होता तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर मैं होता। लेकिन मैं जो ग्राउंड की रियलिटी लोगों को बताना चाहता हूँ वो इस कदर खौफनाक है कि मैं अल्लाह करता कि ये हालात ना देखता और इस दुनिया से चला जाता। मेरे लिए ये बहुत बड़ी नदामत की बात है कि मेरे शहर में लोगों के पास, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अब वो दौर खत्म हो गया कि हम 40 दिन अफसोस पे बैठा करते थे। जब कब्र के ही पैसे नहीं है तो तीजा कौन करेगा, 10वां कौन करेगा और 40वां कौन करेगा? तो जब सूरत हाल ये है कि बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना मगर शेख साहब, अगर इमरान खान साहब आज फिर चीफ शहर में सबसे आज इमरान खान ने साबिक चीफ अवामी स्टाफ बाजवा साहब का फिर जिक्र किया कि जो चोर वो कौम पे मुसल्लत कर गए हैं वही अब कौम भुगत रहे हैं। ये पॉलिसी चेंज होती दिखाई दे रही है आपको या वही पॉलिसी? जी, मैं जिस सेटअप को जानता हूं, मैं अपनी जिंदगी के 72 साल की उम्र में ये कभी नहीं सोच सकता था कि मेरी आंखें बांध के भी और मेरे हाथ पांव बांध के भी मुझसे सिर्फ एक पासवर्ड चाहिए उनको टेलीफोन का। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि आज मैं कसला मरी से लेके आया हूं अपना, मैं बिस्तर बंद जो है जस्टिस मोहसन साहब ने मेहरबानी की तो मैं सेक्रेटेरिएट से लेकर आया हूं, और अपनी गाड़ी जो है वो मैं थाना आपपारा से लेके आया हूं, और अपना दूसरा सामान जो है वो मैं I-9 के इंडस्ट्रियल थाने से लेके आया हूं। आप मुझे बताएं, जो शख्स 16 दफा वजीर रहा हो उसको आप इतनी इज्जत दें कि उसका सामान भी जो है वो 4 जगह पे तकसीम हो और 4 अदालतों में सुपरदारी से जाके देना पड़े, तो आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? आप इस मुल्क को खुदा और रसूल के वास्ते जमीनी हकायक को समझने की कोशिश करें। ये 16-17 करोड़ नौजवान जो हैं ये किसी के कह में नहीं होंगे। यूनिवर्सिटियों में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता आपसे फोन पे कि शेख साहब क्या करें फिर, क्योंकि ये भी खबर आई थी इस फैसले के बाद कि ये ऑर्डर आ गया है कि तहरीक इंसाफ और PDM की हुकूमतें मिल बैठे वंस एंड फॉर ऑल, और अब ये मुशावरत की जाए और इलेक्शंस के ऊपर एक कंसेंसस पे पहुंचे। ये हमें मालूम हुआ कि भाई ये अहकामात आए, आप तस्दीक कर सकते हैं इसकी? मैं इस मुल्क की फौज को अजीम फौज समझता हूँ। जो फिक्र मुझे लाहक है, मेरे महल्ले से भी सुबह 16, 17, 15, 14 नौजवान जाते हैं वर्दी पहन के, और वो मुझे अंकल की जगह समझते हैं। और अशरफ सैंडो को देखकर मैं काउंसलर बना था, जो लेफ्टिनेंट जनरल हामिद साहब के वालिद थे। मैंने उनकी जिंदगी की नकल की और मैं अपने महल्ले का काउंसलर बना। सो ये कोई ये पाकिस्तान की अजीम अफवाज है, ये अफवाज पाकिस्तान है जिसमें हर मकतबा फिक्र की तर्जमानी है। उनको फिक्र होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उनको फिक्र ना हो, क्योंकि आज के जो हालात हैं, और जो मैं KPK के गवर्नर को सदर से मेरी जब मैंने मुलाकात देखी तो मैं ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए या ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भाई कि लोगों को फिक्र है कि हालात खराब हो रहे हैं। इन सबको बिठाएं और इन सबको बैठाकर एक पुरअमन और शफाफ इलेक्शन कराएं, इसमें पार्टिसिपेट ना करें, बिल्कुल एक नया इमेज फौज बनाए, जिसको अवाम मुंतखब करे उसको लाए। इससे फौज की इज्जत में इजाफा होगा। और पाकिस्तान में जो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान के लोगों में सोच नहीं है, समझ नहीं है, उनको सब समझ है। भूख और नंग के आगे आदमी क्या करे जी? अपने बच्चों की एड़ियां रगड़ते कौन देखेगा इस मुल्क में?
अब कौन जो आम किस्म के लोग हैं वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने गंदे कपड़े आपके चैनल पे नहीं धोना चाहता। ये मेरे गंदे कपड़े हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं उम्र के इस हिस्से में मैं अपने महल्ले के हालात इस तरह नहीं देख सकता। तो ये सब का बैठना आपने कह दिया, मगर बैठने को कोई तैयार नहीं, और बहरान का खात्मा तभी होगा, नून लीग कहती है, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। कभी नहीं आएंगे, किस हाल में आएंगे ये अल्लाह को पता है। ये लेबर फील्ड और फलां फील्ड और फलां फील्ड और फलां, आप अपने प्रोग्राम में किसी असम्बली के मेंबर से सवाल कराएं कि बिलावल भुट्टो का खर्चा मालूम करे कि किन के जहाजों में ये सफर कर रहे हैं, ये चार्टर्ड प्लेन किन के हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। सबसे पहले उन लोगों को जेलों में डाला जाए जिनके फॉरेन अकाउंट्स हैं, गैर मुल्कों में जिन्होंने लूटी हुई दौलत छपाई है, जिनकी गैर मुल्की जायदादें हैं, उन पर थूकें भी ना, उनकी तरफ देखें भी ना। और जिस तरह सऊदी अरब के किंग ने सबसे वसूलियां की इन सब लोगों से जिनके गैर साम्राज्य की सियासत को पाकिस्तान में ये लाना क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि ये दंगे हैं, ये उनके आगे इनके सारे बैंक बैलेंस है। राजेव के खिलाफ जब इलेक्शन मुहिम चली तो मैंने उसको वॉच किया, तो वो बफर गन जो थी उसका नक्शा बनाया, सारे मुल्क में बफर गन का नक्शा बना। और जब नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ की तो मुझे वो घर भूल गया उनका, लंदन में क्या था, उसका घर का नाम था। पहले उन्होंने कहा मेरा, बाद में कहा क्या नाम था जी उसका, जी सरे पैलेस, जो आसिफ जरदारी का घर था लंदन में, सरे पैलेस। और वो सारे डॉक्यूमेंट स्विट्जरलैंड से कैसे उठाए, कैसे लेके गए अपना एम्बेसडर उनका। ये सरे पैलेस की सारी फोटोएं जो थी, सरे महल, पैलेस नहीं महल की, ये नवाज शरीफ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाई। और अब जो है ये इवन फील्ड की तस्वीरें, ये भी सारे सोशल मीडिया पे चलेंगी, है जी। एवन फील्ड की सारी तस्वीरें और उसकी वैल्यू और बैंक वैल्यू और हाइट वन की कीमत और उसकी अदायगी और सब ये कीमतें, ये सब सोशल मीडिया पे चलेंगी। एक बगावत का समय है, लोग ये समझ गए हैं कि लूटने वाले कौन है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेटेस्ट मेरी इमरान खान से मुलाकात परसों हुई है, शायद एक आधे दिन बाद फिर हो, उसके पास फिर इतला आता है कि उस पर हमला होने वाला। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक हमले में वो बच गया। उसने मुझे खुद ये कहा परसों कि शेख रशीद मुझ पर दूसरा हमला होने वाला है। ये गैर मुल्की ताकतें इस मुल्क में इंतशार चाहती हैं। पाकिस्तान के अदारों को इन सब को एक कमरे में बैठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है, जो आइन पे अमल ना करे उसको हद के इज्जत का, हद के अदालत का उस पर मुकदमा चले, आर्टिकल 6 लगे। उन्होंने फैसले में गवर्नर KPK को कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे इमरान खान साहब ने उनको फिर बताया है कि उन पे एक और हमला होने वाला है। सियासी तज्जिया लेते हैं इस वक्फे के बाद तलत हुसैन साहब से। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब मौजूद हैं। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, पेट्रोल तो 5 रुपए कम कर दिया, लेकिन साथ ही आपने देखा है कि तकरीबन 20 रुपए 19 रुपए डॉलर जो है वो मजीद महंगा हो गया है, रुपए मजीद डिवैल्यू हो गया है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इज इट अबाउट टाइम के अब हिसाब मांगा जाए, पूछा जाए कि सितंबर में जो रीनेगोशिएट हो रही थी और जो ट्रांच मिलनी थी 3 नवंबर को जो पैसे आने थे, इतने तात्तुल के बाद वो क्यों आए, क्यों डिले किया गया? आपको लगता है कि डार साहब नीड्स टू आंसर नाउ? जी बिल्कुल, उनको जवाब देने की ज़रूरत है। हुकूमत वक्त को जवाब देने की ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देने की ज़रूरत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहैसियत जमात जवाब देने की ज़रूरत है, PDM की हुकूमत को जवाब देने की ज़रूरत है। जो आपने इब्तदाई में जो तमाम तफसीलात अदाद शुमार से पुर बयान की, उसने सीन तो सेट कर दिया है। मैं सिर्फ, चूँकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के ज़ाविये से बात कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप 2-4 जुमलों के अंदर मामले को सम अप कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के ज़ाविये से देखें। एक तो है D फॉर डॉलर, D फॉर डार और D फॉर डिज़ास्टर। तो एक तो ये जहन में रख लें। दूसरा एक है I फॉर IM यानी मैं खुद, और I फॉर IMF। अब अगर आप ये 5 अल्फाज ले लें
तो डी फॉर डॉलर और डी फॉर डार। अब डार साहब ने, जिस तरह आपने खुद ही बताया, एक पैमाना सेट कर दिया था मईशत को संभाला देने का और मिफ्ता इस्माइल साबित करने के लिए कि मिफ्ता इस्माइल की जो हैंडलिंग थी IMF की वो दुरुस्त नहीं थी, और वो था कि रुपए को हमने बढ़ाना है और डॉलर को हमने काबू में रखना है। और उन्होंने बोला था कि मैं IMF के साथ बातचीत कर लूँगा और मामलात को तय कर लूँगा। वो नहीं हो पाया। अगर आप इस मौजूदा डिज़ास्टर का अगर आप आगाज़ देखें, इसकी जड़ें बड़ी पुरानी हैं, उसमें हम जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस हुकूमत की हम बात करें तो इसी से जवाबदेही लेनी है। डिज़ास्टर का आगाज़ देखें तो जिसको वो कहते हैं ना कि आपने कमरे को सही तरीके से समझा नहीं, यू डिड नॉट रीड द रूम। तो डार साहब जब लैंड किए तो मेरे ख्याल में उनका ख्याल था कि आप वो उस IMF के साथ डील कर रहे हैं जो 10 साल पुराना है। IMF तब्दील हो गया, पाकिस्तान की वक़्त तब्दील हो गई, पाकिस्तान की मईशत तब्दील हो गई और IMF के रवैये में बैन अवी तौर पर सख्ती भी बहुत आ गई। तो मेरे ख्याल में डार साहब ने उस कमरे को रीड नहीं किया जिसके अंदर उन्होंने चेयर संभाली। अब आ जाएं I for IM एंड IMF। अब डार साहब वर्सेस IMF, जब आप मामले को रियासत और हुकूमत से हटाकर मैं और IMF के अंदर ले जाते हैं, फिर आपको पता है वहाँ पर भी बहुत घाघ और तगड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं। वो फिर आपकी नाक रगड़वाएंगे और नाक ऐसे रगड़वाएंगे कि आपको हर मोड़ के ऊपर वो आपकी चीखें निकलवाएंगे, और चीखें उन्होंने निकलवाई। मेरे ख्याल में ये जो डिले हुआ है, ख़ास हद तक तो डार साहब ने इस मफरूज़े पर डिले किया कि वो IMF के साथ निगोशिएट करके डॉलर के मामले पर और रुपये के मामले पर और सब्सिडीज़ के मामले के ऊपर उनको कन्विंस कर लेंगे। लेकिन उसके बाद मुझे लगता ये है कि IMF ने फिर एक ज़िद पकड़ ली। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह खेलना है तो फिर आपको इस तरह खेल के दिखाते हैं। तो ये डी फॉर डॉलर, डी फॉर डार, डी फॉर डिज़ास्टर, I for IM एंड I for IMF, मेरे नज़दीक दिस रियली सम्स इट अप। इट रियली डज। मगर तलत साहब, बहुत देर से इस मुल्क के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब और जवाबदेही नहीं होती। कोई भी अपनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस की जवाबदेही नहीं करता, ना उससे कोई ली जाती है। मुझे बताइए कि गो के आई डू बिलीव कि मिफ्ता साहब को भी प्रीमेच्योरली निकाल दिया गया, गलत सिग्नल्स गए मार्केट में भी, गलत सिग्नल्स गए IMF की तरफ भी कि संजीदा नहीं है। बनती बनाई डील्स, बनती बनाई बातें जो हैं वो हमने देखा ऑफ ट्रैक चली गई हैं, नॉट विद स्टैंडिंग के डार साहब के अपने हैंगअप्स या ईगो के इशूज जो थे। अब उनको हटाना भी शायद मुस्बत सिग्नलिंग ना हो, मगर ऑपोजिशन कह रही है ही नीड्स टू स्टेप डाउन, और शायद एक आम फलती फूलती ऐसे गवर्नमेंट में या मुआशरे में, ऐसी मुल्क के अंदर जिधर अकाउंटेबिलिटी होती, मे बी फाइनेंस मिनिस्टर से रिजाइन ले लिया जाता। मगर इनको तो लाने वाले भी शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, तो क्या इनको भेजने वाले शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं? देखिए, लाने और भेजने का जहाँ तक अपोजिशन की डिमांड का ताल्लुक है, तो अपोजिशन तो हर किसी का इस्तीफ़ा चाहती है। वो सिर्फ डार साहब का इस्तीफ़ा नहीं चाहती, वो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा चाहती है। चलिए छोड़ दें ऑपोजिशन, वैसे हालात के ऊपर और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सरहद बात करें। इस्तीफ़ा मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो ये डिमांड है, अपोजिशन तो ज़ाहिर उसको हार्नेस करेगी, उसको इस्तेमाल करेगी। हुकूमत का मसला इस वक्त ये है कि हुकूमत ने अपने तमाम अंडे जो हैं डार साहब की बास्केट में डाल दिए हैं। मिफ्ता इस्माइल की जो मैनेजमेंट थी मुकम्मल तौर पर, जिसको लेज़ा फेयर इकॉनमी कहते हैं कि आप मार्केट फोर्सेस के मुताबिक चलें, अपनी वक़्त को आप जाने और IMF के साथ आप बहुत ज़्यादा सींग ना लड़ाएं, मेरे ख्याल में वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रद्द किया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने किस तरह मिफ्ता इस्माइल की तज़हीक की और उनको कहा कि पिछली हुकूमत के मिनिस्टर्स के साथ मिला के कि ये तो लास्ट जो 3-4 गुजरे वो क्लाउन्स थे, जी जो जोकर्स एंड क्लाउन्स थे। तो अब मेरे ख्याल में इनके पास ऑप्शन नहीं है। आज डार साहब ने दोबारा ये कहा है कि निगोशिएट कर रहे हैं, कंक्लूड हो जाएगा अगले हफ्ते में, लेकिन ये हफ्ता आने का नहीं है। मेरे ख्याल में आपको टेप ज़रा रिवाइंड भी करनी चाहिए। इस हुकूमत की जो क्लमजीनेस है, इसकी जो हमाकतें हैं, इसका जो घामड़पन है वो अपनी जगह पर, इसकी सियासी कंपल्शंस भी अपनी जगह पर, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा जो ओवरऑल निगोशिएटिंग टैक्टिक रहा है IMF के साथ, वो इस मफरूज़े पर बुनियाद करता रहा है। इमरान खान के दौर में भी यही मफरूज़ा कायम था कि किसी ना किसी तरीके से हमारा वज़न इतना है कि IMF को हमारी बात सुननी होगी। इसी बुनियाद पर असद उमर साहब ने एक आप समझे कि डिस्ट्रक्टिव किस्म का डिले किया। इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान, जिनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर स्टेबल थी, एक पेज पर वो सब मौजूद थे, अपोजिशन ना होने के बराबर थी, या जो थी वो या एग्जाइल में थी या जेल में थी, वो भी निगोशिएट करके कंक्लूड नहीं कर पाए। और उसके ऊपर अमल दरामद करने की आखिरी हद में जब आए तो फिर उन्होंने उसको रिवाइंड किया। तो मेरे ख्याल में कुल्ली तौर पर हमारे जहन में कुछ ऐसी बात समाई हुई है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है,
हमारे साथ कोई IMF जैसा इदारा कैसे कर सकता है? और उसमें से ज़रा फिर डार फैक्टर भी आप ऐड करें तो वही होगा जिस वक्त आप पाकिस्तान जिसको भुगत रहा है। तरह साहब 30 जून से पहले 7 अरब की अदायगियां हैं। मेरा मतलब ये पैसे कहाँ से आएंगे? कोई दोस्त ममालिक जो है वो स्टेप इन करने को तैयार नहीं है, रोल ओवर्स नहीं देख रहे, आप डिपॉजिट्स नहीं अभी देख रहे, हालात सख्त गंभीर है। मगर बहरहाल डार साहब आप सही कह रहे हैं, अभी भी बजिद हैं कि ये कह रहे हैं एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर हैं जो ये मिलिशियस कैंपेन स्प्रेड कर रहे हैं। एक सेंस ऑफ डिनायल है। अब नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि डार साहब के खानदान का तमाम तर बिजनेस तो डॉलर में, उनको क्या अफेक्ट होता है? सो दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू अराइज नाउ। ना गवर्नेंस है, ना पॉलिसी नजर आ रही है। जाहिर है जी, जब आप बैक फुट में हो ना महर, तो फिर आपको पता है तो हर किसी का दिल करता है कि आपको एक चपत रसीद करे। जिनके मामलात वो नहीं होते जिसकी वजह से आप बैक फुट पे होते हैं, वो भी गुजरते गुजरते आपको एक आध रसीद कर देते हैं। तो बैक फुट पे हुकूमत ने अपने आप को खुद डाला। मेरे ख्याल में एक क्रूशियल विंडो ऑफ टाइम था डार साहब के पास जब वो वापस तशरीफ़ लाए थे, और उस वक्त उनके पास निगोशिएटिंग स्पेस ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन उसको ज़ाया कर दिया गया क्योंकि ये हुकूमत मखमसे में मुब्तला रही कि हम कितनी कॉस्ट पे करेंगे, और ये कैलकुलेट करते करते कि हम कितनी कॉस्ट पे करेंगे, वो इतनी कॉस्ट पे कर चुके हैं कि अगले इंतखाबात के अंदर मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पर इनको IMF के धचके लगेंगे, इमरान के धचके नहीं लगेंगे। लेकिन मैं दोबारा वापस जाऊँगा, बुनियादी तौर पर डार साहब को आप सिंगल आउट कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म की होनी चाहिए। देखिए, काबीना जो है वो सिर्फ वज़ीर आज़म या उनके मिनिस्टर्स नहीं है, वो मिला के दोनों है। तो वज़ीर आज़म को लंबा तजर्बा रहा है आपका, मैं क्योंकि आप राइटफुली सो पॉइंट कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ। ये कौन सा माइंडसेट है? बिकॉज आपने कहा कि 4 महीने डार साहब ने ये मिस किए हैं। एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी या ब्लफ जो फेंक रहे थे, एंड दैट ब्लफ वाज कॉल्ड, एक दफा मुलाहिजा कीजिए कि करो असेंबलियां तहलील, फिर फॉर इलेक्शंस कराते हैं, ये एक दफा मुलाहिजा कीजिए और फिर बताइए क्या ये भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है? तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती, हौसला करना पड़ता था। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि खान साहब अगर मगर को छोड़े, असेंबली तोड़े। असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। जब दिल किया बना लिया, जब दिल किया तोड़ लिया। अगर वो बहुत संजीदा होते तो वो ये अल्टीमेटम देने की बजाय असेंबलियां तोड़वा देते। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। अब 2 सवाल हैं तलत साहब, एक तो तोड़ें और करें, ही कॉल्ड द ब्लफ, असेंबलियां तहलील कर दी खान साहब ने। अब आपने देखा कि उसके बाद एक नया बहरान जन्म ले चुका है। अगर तब ही ये फिल फॉर बैठ जाते और कहते चले लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शंस, अगर साथ करवा सकते हैं, क्या आज हम इस कैफियत से बचे होते? देखें, इन्होंने सिर्फ मुआशी रूम ही मिसरीड नहीं किया, इन्होंने इमरान खान का सियासी रूम भी मिसरीड किया है। अगरचे ये मुझे यहाँ पर एम्फसाइज करना होगा कि इमरान खान ने पंजाब की और KPK की असम्बली इस वजह से नहीं तोड़ी थी कि पंजाब और KP में उन्होंने इंतखाबात करवाने। उन्होंने पंजाब और KPK की असम्बली इस वजह से तोड़ी थी कि उसके दबाव के नीचे वो कौमी असम्बली और दूसरी असम्बलियों को तहलील करवा पाएंगे। तो अगर आप इमरान खान के अहदाफ के जाविये से देखें तो इमरान खान ने भी KP और पंजाब की असम्बली तोड़कर मरकज़ के अंदर इंतखाबात के लिए राह हमवार नहीं की। तो इन अ वे आप कह सकती हैं कि जिस काम के लिए उन्होंने ये काम किया था वो नतीजा उनको हासिल नहीं हुआ। लेकिन आपका चूँकि सवाल इस हुकूमत की इमरान खान के बारे में मफरूज़ों पर मबनी है, ये मफरूज़े उनके हमेशा गलत साबित होते रहेंगे क्योंकि वो इमरान खान को मुकम्मल तौर पर मिसरीड कर रहे हैं। इमरान खान की जो सियासत है वो मुकम्मल तौर पर मरकूज़ है अपने आप को इस्लामाबाद में वापस लाने के लिए और अपने आप को केसेस के तनाव से महफूज रखने के लिए। इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो कर गुजरेंगे। याद रखें, इमरान खान ने अपने आप को संभालने के लिए और बचाने के लिए अपनी मरकज़ की असम्बली भी तहलील कर दी थी। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान की कमिटमेंट अपनी ज़ात और अपने पार्टी के इंटरेस्ट के साथ किस हद तक ज़्यादा है कि वो अपनी हुकूमत को भी कुर्बान कर सकते थे। मेरे ख्याल में हुकूमत ने उनको सियासी तौर पर मिसरीड किया है। और फिर ये देखें, और अगर इमरान खान को इलेक्शन से पहले ये नाअहल हो जाते हैं, इमरान खान साहब या अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी मिसरीडिंग होगी, वो भी मिसकैलकुलेशन होगी। देखें, जिन्होंने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है और जिन्होंने उनको अगर करना है तो और जिन्होंने उनको पकड़ना है, उनका नाम राना सनाउल्लाह नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
राना सनाउल्लाह साहब जो हैं एक ख़ास हद से ज़्यादा सियासी मुखासमत नहीं लेके जाएंगे। कोई सियासी जमात जो है ख़ास हद से ज़्यादा मुखासमत नहीं लेके जाता। ये खासा सिर्फ इमरान खान का ही है कि वो दुश्मनियाँ पाल लेते हैं सियासी मुखालफत के अंदर। इमरान खान के असल सींग मैं बार बार दोहराता हूँ लड़े हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान का मानना ये है और वो इस गम से नहीं निकल पाए कि कैसे 9 महीने पहले वो आंखों का तारा थे और अब किस तरह वो एक मट्टी का इस्तारा बन गए हैं और कोई उनको लिफ्ट नहीं करवाता, और वो इस दोबारा से सर्किट में वापस आने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो इमरान खान का जो टाकरा या मलाकड़ा है वो इस हुकूमत के साथ नहीं है, ना ही इस हुकूमत ने उनको पकड़ना है और ना ही इस हुकूमत ने मुकदमे कायम करने। फ्रंट पे ये होंगे लेकिन बैक एंड के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं द रियल टसल इज बिटवीन इमरान खान एंड द एस्टैब्लिशमेंट। एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या इस पूरे बहरान और दलदल से निकलने के लिए फौरी इंतखाबात ही हल है? देखिए हमारा जो इंतखाबात का रोमांस है, एंड एज अ टैक्स पेयर एंड एज अ जर्नलिस्ट आपको पता है, और एज अ वोटर, रजिस्टर्ड वोटर जिसने बहुत मरतबा इंतखाबात के अंदर वोट डाले, मैं आपको बता सकता हूँ कि इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन ये जो हमारा रोमांस है ना इंतखाबात के साथ, ये थोड़ा सा इसके अंदर मुबालगा बहुत है। जर्मनी के अंदर भी इंतखाबात हुए थे, इटली के अंदर भी इंतखाबात हुए थे, बराबर में हिंदुस्तान के अंदर भी इंतखाबात हुए थे। एक में मुसोलिनी आया, एक में हिटलर आया, एक में मूडी आया। हमारे यहाँ पर भी इंतखाबात हुए थे और आपने देखा उन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। मैं एंटी इंतखाबात बिल्कुल नहीं हूँ, दोबारा से मैं क्वालिफाई कर दूँ, आई वॉन्ट के इंतखाबात हों। लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि ये जादू की छड़ी है इंतखाबात और घुमाएंगे और मुल्क ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल में उसको दोबारा से अपनी और दुनिया की तारीख पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद है, आपको गुफ्तगू से